ब्राइटनेस समझ गया। आपको क्वेश्चन बोर्ड ये आपकी कॉपी में कराया है, ये वाला आपकी कॉपी में कराया है नंबर फॉर्म में, वही अल्फाबेट फॉर्म में आ गया है कि जब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कहेगा इसका मतलब रिएक्शन 100% खत्म हो गई है, और जब रिएक्शन 100% खत्म हो गई तो ये जीरो हो गया। अब ये क्या है, जब ये एक खत्म होगा तो दो फॉर्म होगा, तो ये 2p0 फॉर्म होगा, ये p0 फॉर्म होगा। तो जब रिएक्शन 100% खत्म हो जाएगी तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, 3p0। उनके हिसाब से p इन्फिनाइट है, तो 3p0 इक्वल टू t इन्फिनाइट। तो p0 की वैल्यू निकल आई, वो जाके मैंने यहाँ डाल दी। तो इक्विलिब्रियम के पर क्या आया, p इन्फिनाइट डिवाइडेड बाई 3 माइनस p1, 2p1 p1। अब हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा, इनका सम, उनके हिसाब से पीटी है, बराबर कर दिया, p0 कट गया, ये आ गया। तो पीटी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा के क्या होता है, इनिशियल अपॉन आफ्टर टी टाइम वैल्यू। तो इनिशियल p0 की जगह p इन्फिनाइट बाई 3 आफ्टर टी टाइम वैल्यू ये। अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो पढ़ा दे। आइसोटोनिक सोल्यूशन है सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। सोल्यूशन विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज आइसोटोनिक। स्टेटमेंट सेकंड सही है, नहीं फर्स्ट गलत है। आइसोटोनिक है तो जरूरी नहीं कंसंट्रेशन सेम हो। आइसोटोनिक की डिफिनीशन क्या पढ़ाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन में भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर कोई कंपल्सन नहीं है। अरे यार, आज तो आपके में चैप्टर खत्म होना है ना, तो आज आपका आयनिक चालू होना है, बचा है इफेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास नंबर बताओ जरा, लेक्चर नंबर 5 कि 6? हाँ, क्योंकि 5 या 6 में खत्म हो जाता है, या तो 5 में खत्म हो जाता है या 6 में। तो हेडिंग क्या है आपकी, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट, दो बचे है ना। चलो पहुंचते हैं वहां तक। हाँ भाई, देखो आप सभी बच्चों को पता है कि अपार आईडी तो आप समझ ही गए होगे, सुबह से शाम तक यही चल रहा है, तो समझ ही गए होगे, है ना। हाँ। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, मैं कुछ दूसरे बारे में बता रहा था, है ना। देखो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई है कि वो टाइम आ गया है जिस पर अपने को गियर चेंज करना है। फॉर्म वॉर्म तो भर ही लोगे यार, इतना तो सब जानते हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस ही नहीं करता कि फॉर्म कैसे भरना है, वो कर ही लोगे, बच्चा इतना तो कर ही लेगा। मगर मेन फंसेगा कहाँ, एग्जाम में नंबर लाने में। तो वो टाइम आ गया है कि आप अपने गियर चेंज करो। देखो हर बच्चा ऐसे ही पढ़ता है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, 300 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, सारे बच्चों के ऐसे ही आते हैं। मगर ये जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं, इस पर गियर चेंज करने पे नंबर चेंज होते हैं। आप देखते हो कि जब हमारी 10,000 मीटर की रेस होती है, 5,000 मीटर की रेस होती है, तो सब आराम से दौड़ रहे होते हैं। कोई आगे दौड़ रहा होता है, कोई पीछे दौड़ रहा रहता है, बस वो रेस में बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि 3 किलोमीटर पीछे हो जाए, 100 मीटर के डिफरेंस पे वो चलते रहते हैं। जब बचता है कितना, 1 किलोमीटर, तब सब लोग अपना गियर चेंज कर देते हैं।
और जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे सबकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और फिर कोई एक रेस को जीत लेता है। वही एग्जाम ये भी है, बहुत बड़ा टाइम का एग्जाम जब भी होगा जिसमें 1 साल लग रहा होगा, उसमें हमेशा इसी तरह से किया जाता है। 100 मीटर की रेस में देखो पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक स्पीड हाई रहती है, मगर 10,000 मीटर की रेस में ऐसा नहीं होता है। तो यार तुम्हारा एग्जाम 10,000 मीटर वाला है, पूरे साल आपको पढ़ना है 365 दिन, तो 365 दिन में जो तुम्हारे 250 से लेके 300 दिन है वो सबके एवरेज ही जाएंगे। कभी बीमार पड़ोगे, कभी तुम्हारी प्रिपरेशन कम होगी, कभी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है, कोई चैप्टर आएगा कोई चैप्टर नहीं आएगा, किसी चैप्टर में 100% कॉन्फिडेंस आएगा, किसी में 70% आएगा, इस तरह से वो चलेगा। मगर जो लास्ट के 4 महीने हैं यहां पे आपका रोल ज्यादा आता है, टीचर का कम आता है। अब क्या है, अब वो टाइम आया जो सेल्फ स्टडी वाला आ रहा है कि हाँ यार अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाना है। क्योंकि देखो आप लोगों ने 70-80% सिलेबस कर ही रखा होगा भाई, बायो आपकी चली रही है, फिजिक्स आपकी चली रही है, केमिस्ट्री आपकी चली रही है। फरवरी से सिलेबस खत्म होने लोगों के स्टार्ट ही हो जाएंगे, फरवरी से लेके मार्च तक के बीच में जो भी आपको डेट दी गई होगी उसी में होंगे। अब डेट क्या दी गई मुझे याद नहीं है, वो आप ही लोग बताओगे, वहां तक हो जाएगा। हाँ, तो फरवरी से लेके मार्च के बीच में सिलेबस खत्म हो जाएंगे। मगर सिलेबस खत्म करना आपका एम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप हजारों बार सिलेबस खत्म कर चुके हो, 1-2 बार तो तुम लोगों ने कर ही रखा होगा ना, है कि नहीं। प्रॉब्लम कहां आई है, उस सिलेबस को रिवीजन करने में। ऐसा नहीं कि पढ़ने में आई है, तुमने जो सिलेबस खत्म किया वो तुम्हें समझ में आया, मगर आप उसको स्टोर नहीं कर पाए हो अपने दिमाग में, जिसकी वजह से वो 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी जनरेट नहीं हो पा रही है कि नहीं यार 30-40 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। इसी वजह से हमारे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों को अब अपना गियर चेंज करना है। आप क्या कर रहे हो, वो कौन सी आईडी थी अभी, अपार आईडी, उसमें डटे पड़े हो। अरे यार फॉर्म है, भर ही जाएगा, एक दिन सुबह से लेके शाम तक उसको दोगे तो भर ही जाएगा, कहां चला जाएगा। मगर एक दिन तुम सुबह से लेके शाम तक पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए ज्यादा लंबा समय चाहिए। तो तुम इसको अल्टीमेटम की तरह लो कि भैया रेस की जो है घड़ी ऑन कर दी गई है, इसका मतलब तुम्हें अपने गेम चेंज करने, अपनी स्पीड चेंज करनी है, अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है, सेल्फ स्टडी में एक्यूरेसी लानी है, सीरियसनेस बढ़ानी है। इसका मतलब ये है, इस नोटिस को तुम अपार आईडी से जोड़ रहे हो, इस नोटिस को इससे जोड़ो कि भाई अब टाइम आ गया है गियर चेंज करने का। तो अपने अपने गियर चेंज करो, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, अपनी कमियों की लिस्ट बनाओ, अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाओ कि हाँ यार इस पर तो मैं बहुत अच्छा हूं, इस पे तो फोड़ ही दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है अपने को। इस पे कमजोर हो, इसको चेक करना है। ये हमें नहीं आता है, इसको चेक करना है। ये हमें आता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो वो लिस्ट बनाओ, मतलब लगो सब्जेक्ट पे। टारगेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं कभी किसी बच्चे से नहीं कहता कि नहीं तुम केमिस्ट्री पढ़ो, मैं हमेशा यही कहता हूं भैया सब कुछ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट जो है वो 680 नंबर है या 670 नंबर है सिलेक्शन के लिए मिनिमम, ठीक है, क्योंकि 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो आप इसके लिए पढ़ो कि यार हमारे 650 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कैसे किया जाए, इसका क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन वही है जो दुनिया में सबको पता है, वही तुमको पता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन वही है कि हाँ यार 340 के आसपास बायो करनी पड़ेगी। और वो करनी इसलिए पड़ेगी कि तुम कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 130-135 के ऊपर करनी पड़ेगी कि हाँ यार 150 के आसपास की फिजिक्स, 150 के आसपास की केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। तो 150, 300 और वो 340, 640, 650 का रेशियो आ गया खट से, और उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो पहले आप रेंज बनाओ कि नहीं यार, सेट कर लो कि यार एनी हाउ बायो 340 से ऊपर जानी चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने की लगातार कोशिश करो। उसी तरह फिजिक्स पे आओ, केमिस्ट्री पे आओ कि नहीं यार 150 के ऊपर जानी चाहिए, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कमियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो। मतलब आप फोकस अब ज्यादा बढ़ाओ, सीरियसनेस बढ़ाओ। अभी तक हम क्या था, पेपर देते थे, नंबर कम आए, बढ़ाएंगे। तो ये जो आप करते आए कोई गलत काम नहीं है, शुरुआत में पढ़ाई ऐसी ही चलती है। मगर आप बहुत ज्यादा देखते होगे कि आप कभी कभी अपने गालियों अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गालियां सुनाते हो, अबे इसका कैसे हो गया, ये तो हमारे साथ ही टहलता रहता था,
ये कैसे सेलेक्ट हो गया? जरूर पेपर आउट हुआ किया होगा इसने, जरूर इसका दिन सही रहा होगा, तुक्के मार दिए होंगे, दो चार चपक गए होंगे। नहीं, उसको एग्जाम देना आता है, पढ़ना नहीं आता है, एग्जाम देना आता है उसको। उसको एग्जाम देना आता है, उसको पता है कि यार एग्जाम क्लियर करने के लिए कब ज्यादा पढ़ना है, कब कम पढ़ना है। हमें क्या है, हमें सिर्फ पढ़ना आता है, एग्जाम देना नहीं आता है। हमें पढ़ना आता है कि बस हम पढ़ते चले जा रहे हैं। हमें कब अपनी स्पीड चेंज करनी थी हमें पता ही नहीं है, हम एक ही स्पीड से पढ़ते चले जा रहे हैं। या चेंज भी किया तो उसमें 10% 20% का करेक्शन किया, बहुत हैवी करेक्शन नहीं किया। जो क्लास मतलब जो एग्जाम निकालते हैं और जो एग्जाम नहीं निकालते हैं, उनमें सिर्फ इसी बात का डिफरेंस होता है। वो सब फर्जी बातें होती है कि मैं बचपन से ही बहुत पढ़ता था, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हारे बीच में बैठे हैं, देख रहे हो, अभी इन्हीं में से 10 लड़के निकाल के बैठे होंगे, 10 लड़कियां निकाल के बैठी होंगी। अब उस समय जब किसी को सक्सेस मिलता है तो उसके अपने 4-6 डायलॉग बन जाते हैं। वो इंसान की प्रवृत्ति है, मतलब एक नेचर है, वो चाहे हम हो चाहे तुम हो, ऐसा नहीं है। और वो जब बोलता है तो लोगों को सही इसलिए लगता है क्योंकि वो उस मुकाम पे पहुंचा है। वो चाहे तरीका कोई भी हो, मगर यदि वो बोलेगा सही लगेगा। अब कोई ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं यार 3 महीने तो मैं ऐसे ही सो पढ़ता था, ठीक है, सभी के साथ खेलता था, घूमता था, पार्क में बैठता था, और फिर लास्ट के 3 महीने में थोड़ा सा सोचा और समझा और फिर ताकत लगाई। सब लोग अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं, कब बोलते हैं मैं गलत करता हूँ, मैं गलत आदमी हूँ? ऐसा कौन बोलता है तो सभी गलत है। तो जरा इस बात को समझो। तो आप उस बात को मत सोचो कि नहीं यार वो बहुत पढ़ता था इसलिए सिलेक्टेड है, वो भी तुम में से एक ही था और ऐसे ही पढ़ के सेलेक्ट हुआ है। बस हाँ, उसने लास्ट में अपनी स्पीड को चेंज किया होगा। तो आपके पास वही समय आ गया है, आप अपनी स्पीड को चेंज करो, टाइम आ गया है। सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाओ कि हाँ भाई हम में कमियां कहाँ हैं, हम में अच्छाइयां कहाँ हैं, हम कैसे इस स्कोर तक पहुंचेंगे। टारगेट फिजिक्स नहीं होनी चाहिए, टारगेट केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, टारगेट बायोलॉजी नहीं होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए 680। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि तीनों सब्जेक्ट में बिना परफॉर्म करे होएगा ही नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस का नंबर जो है वो 90% के आसपास का लिखा हुआ है। तो 90% के आसपास का नंबर लिखा है तो नहीं होगा। नहीं तो 2013, 14, 15, 16 इतने नंबर पे AIR रैंक 10 आती है, 16 आती है, 20 आती है, 50 आती है। मुझे ध्यान है 2016 या 15 का रिजल्ट है, 683 नंबर, AIR रैंक 19 और यूपी की रैंक 1। ठीक है, भुवनेश्वर शर्मा स्टूडेंट ही था मेरा, मुझे ध्यान है। और उसके 687 या 683 नंबर थे, उस पे AIR आ रही थी टॉप 20, टॉप 10। ठीक है, और इस समय इतने पे MBBS मिल रहा है। जहां तक मुझे आइडिया है कि पेपर इस बार थोड़ा अच्छा आएगा, कम नहीं, कमजोर नहीं आएगा कि हाँ चला चला 70 लोग AIR 1 लेके चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पेपर अच्छा आएगा। मुझे जहां तक आइडिया है कि कट-ऑफ 335, 340 या 300, मतलब 620 से लेके 640 के आसपास तक का कट ऑफ होगा, रेंज यही रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, क्योंकि वो इतना इजी पेपर नहीं बनाएंगे। सारा लफड़ा इसी इजी पेपर की वजह से हुआ है, रोना धोना मचा इसी की वजह से हुआ है कि यार इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों गया। नहीं तो कौन पूछ रहा है कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं आउट हुआ है। वो इतने ज्यादा नंबर पे कट ऑफ गई तो सब लोग डर गए, तो उन्होंने गलतियां ढूंढना शुरू की कि इतने नंबर क्यों आ रहे हैं। नहीं तो ये कांड तो हर साल होते हैं, जो कांड इस बार तुमने सुने और तुमको लगा नहीं ये बहुत बड़ी चीज है, ये हर साल होते हैं। हर साल आप देखना इस तरह की छोटी मोटी न्यूज आती रहती है। मगर क्या है, मौका मिल गया, ठीक है, तो उस न्यूज को बड़ा बना दिया गया। तो ये हर साल होगा। आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आप अपने गियर चेंज करो, पूरी ताकत लगाओ और गियर चेंज करो, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, प्लान बढ़ाओ कि हम 650 तक कैसे पहुंचेंगे, और उसका जो बेस्ट प्लान है उस पर फोकस करो। और वो बेस्ट प्लान एक ही है, बेस्ट प्लान एक ही है कि बायो में किसी तरह से 340 के ऊपर जाओ, 350, 355, 360, 345, मतलब 340 से ऊपर रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 से ऊपर रहे। ये 650 का रेशियो है जो बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो है। अब इसमें किसी में 5-7 कम होंगे तो किसी में 5-7 बढ़ेंगे भी। मान लो जैसे केमिस्ट्री में मान लो 140 आए तो फिजिक्स में 160 आए, या फिजिक्स में 140 आए तो केमिस्ट्री में 160 आए। ठीक है, इसी तरह बायो में है कि कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, मगर रेशियो आपका फिक्स रहे।
तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करो, अपने सब्जेक्ट की कमियां अच्छाइयां निकालो, लिस्ट बनाओ, उन पर फोकस करो, पढ़ो, मतलब सीरियसनेस बढ़ा दो कि यार अब 4 महीने रह गए, लिस्ट बना लो, टाइम लगा लो कि हाँ उल्टी गिनती चालू हो गई है, हमें कब कितना खत्म करना है, कि हाँ यार इस डेट तक हमें ये चीज खत्म करनी है, इस पर कमांड बनाना है, इस डेट तक हमें ये खत्म करना है, इस पे कमांड बनाना है, इस डेट पे हमें ये खत्म करना है, इस पे कमांड बनाना है, और उसके बाद क्या कमियां आई, उसके बाद क्या अच्छाई आई, ये सब करके रखो, और कोशिश करो कि अपने में जितना सब कुछ करना है कर डालो, बस अप्रैल पेपर देने के लिए मिनिमम जरूर रहे, कि अप्रैल में हमें कुछ करना नहीं है, बस रिवीजन कर करके खूब पेपर देने, हफ्ते में 3 पेपर देने हैं, या हफ्ते में 4 पेपर देने हैं, या पर डे 1 पेपर देना है, ठीक है। उससे पहले मार्च भर में अपना जितनी कमियां मियां है सब निकाल डालो, कि हाँ हमारे जो सब टॉपिक वीक है उनको और स्ट्रॉन्ग कर लिया, रिवीजन कर लिया, जो भी करना है। तो अभी आप 15 दिन में 1 पेपर देते हो या हफ्ते में 1 पेपर देते हो, ऐसे ही देते रहो, उस समय आपको ज्यादा पेपर देने होंगे, मगर ये सब करने में मेहनत लगनी है, और वो मेहनत तुम्हें करनी है, दिक्कत यहाँ है, वो मेहनत टीचरों को नहीं करनी है, नहीं तो वो कर देते, क्योंकि वो कर देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है। इसलिए जो एग्जाम निकालता है, मैंने क्या कहा, पढ़ते सभी हैं, एग्जाम निकालना एक अलग कला है, क्योंकि उसमें एक प्लानिंग लगती है, इमोशन नहीं लगता है, प्लानिंग लगती है। तो जो एग्जाम निकाल लेता है वो देखना हर एक एग्जाम निकाल देता है। जैसे अभी पिछले 4-5 साल से सिविल में बहुत बवाल चल रहा था कि यार आईआईटीएंस और मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम निकाल देते हैं सिविल का, वो इसमें भी घुसने लगे, सिविल में भी घुसते हैं, और सिविल का एग्जाम निकाल देते हैं। तो वो लोग परेशान थे कि यार वो पूरी स्ट्रीम चेंज की। सोचो, उसने पढ़ा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जब सिविल गया तो वो ले रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और सब्जेक्ट जिनका उसका लेना देना जीरो है, फिर भी वो निकाल देता है 1-2 साल में, और निकाल के आईएएस पीसीएस बनना है। क्यों? क्योंकि उसको एग्जाम निकालना आता है, उसको मेहनत करना आता है, सब्जेक्ट से थोड़ी फर्क पड़ता है, उसको मेहनत करना आता है, उसको एग्जाम निकालना आता है, तो वो कोई भी एग्जाम फोड़ेगा, वो चाहे जो हो, क्योंकि उसके पास एग्जाम निकालने के तरीके हैं, तो वो एग्जाम निकाल देता है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि आज पूरी जिंदगी में हमने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं तो हम निकाल नहीं पाएंगे, निकाल रहा है, वो सब्जेक्ट चेंज करके निकाल रहा है। कोई भी जो इंजीनियर या डॉक्टर सिविल देता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से नहीं देता है, उसका पेपर एक अलग ही लेवल का होता है, इतना टफ होता है कि उससे देता ही नहीं है वो, उसका बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो वो जोश में थोड़ी देने जाता है, वो होश में देने जाता है। क्यों भाई, बायो का पेपर यदि मैंने सिविल में कर दिया तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसके अंदर सारे सिलेबस आ जाएंगे। तो कहता नहीं, एक काम करो, सबसे छोटे सिलेबस किसके, उन सिलेबस के टॉपिक को आप देखो। कभी भी सिविल का टॉपिक देखना, ऐसे फर्जी फर्जी टॉपिक होंगे कि जिसको तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, मगर वो सिविल में सब लोग वही सब्जेक्ट लेके सिविल दे रहे हैं, क्योंकि वहां ये देखा जाता है कि छोटा कौन है, जैसे हम जल्दी से उसको पढ़ पाएंगे और सारी चीजें स्टोर कर पाएंगे और परफॉर्म कर पाएंगे, तो उन सब्जेक्टों को लेकर सिविल निकाला जाता है। तो आप एग्जाम निकालोगे, मगर एग्जाम निकालने के तरीके को सीखो और थोड़ी मेहनत बढ़ाओ। अब उल्टी गिनती आ गई है, अब आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ के स्लोप बढ़ने का टाइम आ गया है। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे चल रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब वो टाइम आया जहां एक्सपोनेंशियल ग्राफ सूट करेगा। अब जिसका सूट कर गया वो सिलेक्टेड है, जिसका सूट नहीं किया वो सिलेक्टेड नहीं है। मेहनत में बस यही डिफरेंस आएगा। ये जो 3 महीने है ना, ये मेहनत डिफरेंस क्रिएट करेगी सिलेक्शन होने वाले में और सिलेक्शन ना होने वाले में। शुरुआत की मेहनत नहीं करेगी। क्यों? आप चेक कर लो, आपके बैच में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, उन सब में से देख लो जाके 600 के ऊपर कितने नंबर है। तो तुम कहोगे अरे सर 600 से ऊपर तो अभी 5-7 के आ रहे हैं, मगर जिस दिन सिलेक्शन हो, पेपर रिजल्ट आए, उस दिन चेक करना, कम से कम 20 बच्चा होगा जो सिलेक्टेड होगा। फिर कैसे सेलेक्ट हो गया? जबकि सिलेबस 1/20 टाइम्स आया होगा और वहां 1 टाइम्स आएगा, मतलब इससे 20 गुना बड़ा सिलेबस आएगा, फिर भी ज्यादा बच्चा सिलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि उसको एग्जाम निकालना आता है, उसको पता चल गया है कि यार अब वो समय आ गया है कि सीरियसनेस बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, पढ़ना है, पूरी जान लगानी है। तो वो समय यही है, आप अपने ग्राफ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करो, नहीं तो क्या होगा, आपकी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तो सारे लोग, ठीक है, अपार आईडी पे फोकस ना करके इस बात पे फोकस करो कि उल्टी गिनती चालू हो गई है, और उल्टी गिनती चालू हो गई है तो हमें पढ़ना चालू कर देना चाहिए। वो बात अलग है कि वो 1 बजे हमने और तरुण सर ने वीडियो बनाया है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, हमें भी करनी है भाई, बच्चों के लिए बताना तो ही है,
मगर ऐसा नहीं कि अब 24 घंटे उसी पे लगे हो। 5 मिनट में देख लिया कि यार हाँ स्कूल जाएंगे बन जाएगा, या लॉग इन करेंगे बन जाएगा, ठीक है। अब ये है कि बन तो जाएगा, मगर एग्जाम कैसे निकाले उस पर फोकस आए कि इसका मतलब ये भी तो है, एक उल्टा काम भी तो है, एनालाइज करने का तरीका है, एक ये भी तो तरीका है कि इसका मतलब एग्जाम पास आ गया है। अब एग्जाम पास आ गया है तो हम अपने रिदम को चेंज करें, अपनी प्लानिंग को चेंज करें और स्पीड बढ़ाएं। तो सब लोग इनको चेंज करो, स्पीड बढ़ाओ, ताकत लगाओ। और बात रही हम लोगों की तरफ से, टेंशन फ्री रहो, हम लोग सारा कुछ करा देंगे टाइम के अंदर ही, ठीक है। आपको 3 चैप्टर का रिवीजन करा चुका हूं, 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आई थिंक ये 5वां होगा जो आज खत्म हो रहा है, और साथ में 3 चैप्टर का रिवीजन भी करा चुका हूं, ठीक है। मैं आपको जैसे ही खत्म करूंगा सिलेबस, वैसे ही रिवीजन भी मेरा खत्म हो रहा होगा 2-3 क्लास के बाद, कि हाँ यार रिवीजन भी करा दिया और पढ़ा भी दिया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें करा दूंगा। मगर ये सब तुमको भी करना होगा। हमें तो पता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना होता है, क्योंकि इतने सालों से यही कर रहे हैं, मगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा सीखना है। तो सभी बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी हार्ड वर्क को, अपनी सेल्फ स्टडी को, अपनी सीरियसनेस को, सबसे ज्यादा सीरियसनेस को, सीरियस रहोगे तो अपने आप हार्ड वर्क आ जाएगा है। और ना तो देखो, आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जो लड़के हैं लड़कीबाजी में, लड़केबाजी में, उनको सब नॉलेज आ जाता है, क्यों? वहां बहुत सीरियस होते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो काम टफ है, बहुत टफ है, मगर सीरियसनेस है ना, तो उसमें सब कुछ ढूंढ ले जाते हैं। और यहाँ सीरियसनेस कम है, यहाँ हम बताते हैं कि देखो ये ऐसे है, वहां कोई नहीं बताता है, किसी के गार्जियन ने बताया कि किसी के टीचर ने बताया है, मगर सब कुछ खोज डालते हैं। तो रीजन क्या है? इंटेंट, सीरियसनेस। तो सीरियसनेस, वही वाली सीरियसनेस एग्जाम में लानी पड़ेगी, वही वाली सीरियसनेस एग्जाम में लानी पड़ेगी, रास्ते खोजने पड़ेंगे, ठीक है, और उसको करना पड़ेगा। तो चलो अब पढ़ाते हैं। हाँ, आई ऑफलाइन AITS, हाँ हाँ मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे लगे रहे, आपको पेपर भी देने को मिलेंगे, ठीक है, और साथ साथ में रिवीजन भी मिलेगा, रिवीजन में पैरेलल करा रहा हूं, पेपर भी मिलेंगे। बैठ के पेपर देने की बात आएगी तो वो भी मिलेंगे। उसमें बस थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि बैठ के पेपर देने में ना बहुत खर्चा आता है, क्योंकि वो पेपर होते हैं तो उसकी प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग होती है तो उसमें, जैसे ऑनलाइन पेपर दिलाने में हम लोगों को कम खर्चा पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या है कि सिर्फ SME की कॉस्ट पड़ी, मतलब जो वर्कर है पेपर बनाने वाले उनकी पड़ी, और ऑपरेटर की कॉस्ट पड़ी, प्रूफ रीड करने वाले की पड़ी, और हम लोगों की थोड़ी मेहनत पड़ी। वो भी पैसे होते हैं, मगर वो काम हम लोग हमेशा करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग लगती है, तो प्रिंटिंग होना, कागज आना, उस पर वो सब काम करते हैं, तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है। तो ऑफलाइन पेपर कराना, तभी देखो ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज बहुत महंगी रहती है, मतलब हम लोग इतना कम करके ला पाए तब भी शायद 5,000 की तो थी, है ना, 5,000 की तब भी थी, ठीक है। वही ऑनलाइन हम लोग 1,000 में कर देते हैं कि हाँ भाई चलो हो जाता है। हाँ, आप लोगों को फ्री में थी शायद। हाँ, तो जहां तक हो सकता है तो करेंगे, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होंगे, ऑफलाइन पेपर भी होंगे और पेन उसी पे होंगे, वो जो जैसे देते हो वैसे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, होंगे। मगर ऑनलाइन पेपर और फ्रिक्वेंटली कराऊंगा, और फ्रिक्वेंटली कराऊंगा कि हाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेपर दे पाए, तो ऑनलाइन भी दो ऑफलाइन भी दो, आप लोगों के लिए तो सब कुछ शायद फ्री है, सारे बैच फ्री है, सब कुछ फ्री है, बस आप मेहनत कर ले जाओ, ठीक है। हाँ, मेहनत कर ले जाओ, सारा खेल मेहनत का है। हमारी मेहनत में कभी कमी नहीं मिलेगी, हमारी क्या, हमारी टीम की मेहनत में भी कमी नहीं मिलेगी, सारे लोग पूरी ताकत लगा के काम करते हैं, और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है, सबकी एक एज एज है, अलग अलग टाइप की एज है, ठीक है। तो चलो, अब इफेक्ट ऑफ इनर गैस पे आते हैं। उस पर भी काम करेंगे यार, ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को ये तो नहीं फील होता कि यार ये आके एक ही रिकॉर्ड लगाते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, एक ही चीज पे रहते हैं, है ना? ऐसा फील होता होगा, नहीं होना भी चाहिए है? अच्छा, पहले से किसने बताया था? हाँ, एक्चुअल में हम लोग काफी दिनों से एक साथ हैं, तो
एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां दोनों जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कौन किस तरह से काम करता है, तो हमारा तो फोकस रहता है। आप मेरे से किसी भी वर्कर का नाम पूछ लो, 2 महीने से हूं, एक का नाम नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी से मिलता ही नहीं हूं, और ना नाम जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। यदि कोई पूछे क्या जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो, क्यों? रीजन क्या है? हमारा फोकस है कि मैं जैसे लैंड किया हूं तो मेरा एक एम है, सारे बच्चों को सही से सिलेबस कराना है, सभी बच्चों को अच्छे से रिवीजन कराना है, और सभी बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जाना है कि 20 में 20 आए, और बस वही फोकस रहता है। इसके पैरेलल में मेरे क्या चल रहा होगा मैं ना पूछूंगा ना देखूंगा। क्यों? बस एक फोकस है, उसी पर मेरा फोकस रहेगा। जब वो काम हो जाएगा मेरा, तब मैं दूसरे काम पे आऊंगा। नहीं तो क्या मतलब है कौन मैनेजर है, कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब? पता भी चल जाएगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? इसमें कौन सी हेल्प हो जाएगी? तो फिर हम अपना टाइम वहां किल क्यों करें? टाइम तो उतना ही होता है, तो हम किल क्यों करें? तो हम किल ही नहीं करते। तो हम तो अपना एम के साथ चलते हैं, सेट है पीछे, बस सेट है कि हाँ ये काम निपटाना है, इसके बाद ये वाले काम पे आना है। तो आप लोग कोशिश करो, टीम बहुत मतलब ताकत लगाती है, ऐसा नहीं है। चाहे तरुण सर हो, चाहे एमडी सर हो, चाहे बीटी सर हो, और सुभाष सर हो, बीएन सर हो। हाँ, अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता है कि कोई थोड़ा कम कैजुअल रहता है, कोई थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है। ये तो मान लो 4 लोग हैं तो चारों अलग ही अलग होंगे, सेम थोड़ी होंगे। हाँ हाँ, वो तो बहुत सीरियस रहते हैं। हाँ, तो वो भी सीरियस रहता है, तो वो है। तो सीरियसनेस का है कि हाँ भाई कुछ लोग बहुत सीरियस है कि उनको दिमाग में उसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो हम लोगों के दिमाग में इसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है कि नहीं यार ये काम करना है, इस काम को निपटाना है। अब जैसे मैंने आपको कहा 26 को क्वेश्चन दूंगा, तो इसका मतलब उसी डेट को मिलेगा, उससे पहले मिल सकता है, बाद नहीं हो सकती। क्यों? टाइम है तो ये काम करना है, तो इसी समय में करना है, जैसे आउटपुट निकल सके। काम नहीं करना होता है, आउटपुट निकालना होता है। तो बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत लोग सिर्फ आउटपुट निकाल रहे होते हैं। तो हमारा काम आउटपुट निकालना है, काम नहीं करना है। जैसे कोई कहता है कि आपको पढ़ाने में मजा आता है, नहीं, मगर कभी क्लास मिस नहीं करता, क्योंकि मुझे पढ़ाना थोड़ी है, मुझे आउटपुट निकालना है, सिलेक्शन दिलाना है। और सिलेक्शन दिलाने के लिए जितनी ईमानदारी से ये करूंगा उतनी ईमानदारी से सिलेक्शन होगा, तो इसलिए कर रहा हूं। नहीं तो ना पढ़ाने में तुम्हें अच्छा लगता है ना हमें अच्छा लगेगा। अब तुम मुझे परेशान ना करो, नहीं तो मैं यही करता रह जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस पे आते हैं। देखो यार, इनर्ट गैस का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जरा इस बात पे फोकस करते हैं। तो देखिए, इनर्ट गैस का इफेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, मैंने एक रिएक्शन लिखी, ये देखिए, N1A रिवर्सेबल N2B, ठीक है। अब मैंने इसका केपी लिखा, तो केपी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सही है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा ले, ऐसे लिख लूंगा, बुरा तो मानोगे नहीं। ये देखो, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों ने कहा सर कुछ और कर सकते हो आप, मैंने कहा बिल्कुल यार। अब गौर सुनिएगा, ये मोल फ्रैक्शन लिखा है, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है कि नहीं? तो मैंने देखो इसको ओपन कर दिया, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए। अब देखो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, मोल ऑफ बी तो टोटल मोल नीचे आएंगे, मोल ऑफ ए टोटल मोल यहां आएंगे, तो 1 का 4 के साथ होता है, 2 का 3 के साथ होता है। तो यार ये जो है ये ऊपर आ गया N1 वाला, और ये वाला नीचे आएगा। मोल ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हुआ? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हुआ? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, वो ऊपर आ गया। और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऊपर ले गए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसकी सेटिंग मैंने थोड़ी सी और अच्छी कर दी, जैसे देखने में अच्छा लगे। ये देखो, सही है। अब देखो, डरना नहीं कोई बच्चा, ये खेल हुआ, समझ पाए? अब देखो मैंने क्या किया,
इसको ऊपर ले गया, ठीक है, या इसको ऊपर ना ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आया तो n2 माइनस n1, इसकी पावर भी n2 माइनस n1 है, इसकी पावर भी n2 माइनस n1 है, तो दोनों की एक साथ पावर लगा दी है, बस इतना सा काम किया है, हजम हुआ है ना। ये नीचे ले आया, ठीक है, तो जब नीचे ले आओगे तो n2 माइनस n1 हुआ, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, तो दोनों को एक साथ लाके ऊपर एक साथ पावर लगा दी। क्लियर है? अब देखो यार, यहां से अपना काम चालू होता है। अब जरा बताओ, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप समझ जाओगे कि कैसे लिख दिया है सर ने। देखना, खुश हो, n2 माइनस n1 क्या है? टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, यही तो डेल्टा एनजी होता है, तो उसकी जगह डेल्टा एनजी डाल दिया। ये इक्वेशन मैं बना के आपके लिए लाया, यहां तक ठीक है। अब हम मिलाते हैं इनर्ट गैस, कि इनर्ट गैस मिलाओ। तो इनर्ट गैस मिलाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूं। वो स्पीसीज मिलानी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं कि इनर्ट गैस डालनी है, कि आप सोच रहे हो हीलियम नियॉन आर्गन डालना है, नहीं। इनर्ट गैस का मतलब है वो गैस डालनी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो नाइट्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, और इनर्ट गैस भी हो सकती है। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या है? वो गैस मिलानी है जो उस रिएक्शन में किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ना तो रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा ना प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा। तो पहला पॉइंट तो आपको मैं यही समझा दूं। हमने क्या किया, सपोज किया, ठीक है, कि x मोल इनर्ट गैस मिलाई। इनर्ट गैस की मीनिंग इसी के ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। विच स्पीसीज, या विच गैस कह सकते हो, क्योंकि गैस लिखा है तो गैस ही मिलाएंगे, जो क्या हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो गैस मिलानी है। वो क्या है? एक्स मोल है, ठीक। अब एक्स मोल मिला रहे हो, रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, तो कर क्या रहा होगा? वो टोटल मोल ऑफ कंटेनर बढ़ा रहा होगा। भाई एक कंटेनर में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, अब इसमें 2 मोल तुमने इनर्ट गैस मिला दी, किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? टोटल मोल ऑफ कंटेनर बढ़ा देगा, है कि नहीं? तो जरा देखो, अब टोटल मोल कहां लिखे हैं? ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे, तो ये टोटल मोल बढ़ जाएंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। कंटेनर में मान लो अमोनिया का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, ठीक है, और नाइट्रोजन के 2 मोल है, तो 1 3 2 6 हो गए। अब इसमें 2 मोल मैंने नियॉन डाल दिए, अब कितने हो गए? बढ़ गए, 6 थे 8 हो गए, है कि नहीं? अलग से एडिशन कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है जिसने भी पूछा था? हाँ सही है ना, हम अलग से उसमें मोल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जरा देखो यार, अब मैंने जब कराया तो क्या हुआ? अभी हमारी इक्वेशन ऐसे थी, गौर से देखिए, अभी हमारी इक्वेशन ऐसे थी, ये इक्वेशन थी। अब आपने जब एक्स मोल मिला दिए तो इक्वेशन ये हो गई। देखो ये जितना भी मैं कर रहा हूं, इनमें से कुछ आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये तो मैं प्रूवमेंट कर रहा हूं, आपको प्रूवमेंट नहीं करना है, इसको अप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन अप्लाई करने पे है, मगर मैं डायरेक्ट कर देता तो कल जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि वो फार्मूला कहां से आया, तो फिर आज कोई पूछता तो मैं यहां तक कर रहा हूं। ये कैसे कर रहा हूं, इसमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं यार इसको याद किया जाए, ठीक है। आपको
ये इक्वेशन कैसे आई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जो अब मैं 4 लाइनें लिखने जा रहा हूं वो याद होनी चाहिए, सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। उस 4 लाइनों को समझा इससे दूंगा। तो देखो अब गौर से सारे लोग फोकस करें, इतनी देर से जो कर रहा था वो सब फर्जी बात है। अब देखिए यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो बताओ इनर्ट गैस मिलाने से पहले की इक्वेशन, इनर्ट गैस मिलाने के बाद की इक्वेशन। अब डेल्टा एनजी 0 डालो तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी पावर 0 की वैल्यू 1, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो इनर्ट गैस मिलाने से केपी में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। इसका मतलब यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू, हाँ यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं। ये बात समझ में आई? नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ये समझ तो पा रहे हो ना? आपको बस यही 4 लाइनें ध्यान रखनी है, उसमें से भी अभी लास्ट में 2 लाइनें कर दूंगा, ठीक है? अभी तो समझा रहा हूं ये हो कैसे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक? हाँ एक्स, भाई बीच बीच में नींद मार लेते हो तुम। एक्स मोल अभी पीछे बढ़ा के जाओ कि एक्स क्या, एक्स मोल इनर्ट गैस मिलाइए ना तो टोटल मोल बढ़ जाएंगे। अच्छा एट कांस्टेंट वैल्यू। एक्चुअल में जो कानपुर के लोग होते हैं ना, यूपी में एक जगह है कानपुर, कानपुर KANPUR, हाँ कानपुर IIT भी है। अच्छा तो वो क्या है ना, वहां अपना लोग जो है बिंदास बोलते हैं, मतलब ज्यादा छुपाते उपाते नहीं, बदमाश बहुत होते हैं, है ना? पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब जो इस सिटी है पढ़ने में बहुत है कि लोग काफी पढ़ाई करते हैं, मतलब हर बच्चा पढ़ता है। जो तुम्हें लगेगा कम पढ़ रहा है, मक्कार है, वो भी रिलेटिवली कहीं की तुलना में ज्यादा ही अच्छा होगा। बदमाशी अदमाशी सब है, मगर उनके जीन में थोड़ी पढ़ाई भी है, क्योंकि घर वाले बहुत मारते पीटते हैं तो वो पढ़ते हैं सब, पढ़ाई में मतलब ठीक रहते हैं। जैसे बिहार में एक ही चीज चलती है पढ़ाई, वैसे ही कानपुर में भी पढ़ाई, वैसे वहां बिजनेस है मगर मेनली पढ़ाई चलती है। मैंने आपको बताया था पढ़ते कौन लोग हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता है। पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, जितना मैंने नॉलेज लिया जिंदगी का उसके हिसाब से पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर कोई दूसरे रास्ते ही नहीं है आधी जनता के पास, इस वजह से वो करते हैं कि हाँ यार पढ़ाई कर लो और कुछ वो बना लो, पढ़ा लूं फिर बात करूंगा। अब डिस्टर्ब नहीं, तुम लोग फंसा दोगे, रिदम बन नहीं पाया आज, आज जो है ना बातों में लगा दिया तो रिदम नहीं बनेगा। अच्छा देखो ये लिखा है क्या P/T, यदि मैं ऐसा लिखूं तो भी तो बुरा नहीं मानोगे आप लोग, देखना ये देखो, अब जरा देखो P/T की जगह यदि मैं RT/V लिख दूं तो यदि कोई दिक्कत नहीं है तो देखो इसको मैं छोड़ के ये ऐसे दिखा दे रहा हूं, मैंने लिखा RT/V की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा यहां पर भी लिख सकता हूं RT/V की पावर डेल्टा एनजी, है कि नहीं? अच्छा अब गौर से देखिएगा, आप कह रहे हो कि वैल्यूम कांस्टेंट पर इनर्ट गैस मिलाया है, वैल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस मिलाने से चेंज नहीं हुआ है, ये सेम टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये सेम आर वैसे ही कांस्टेंट है, बगल वाली वैल्यू वैसे ही सेम है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। देखो आप वैल्यूम क्या है? कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों में सेम है, टी वैसे ही कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू डिट्टो सेम लिखी है, तो केपी फिर नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस यदि आप कांस्टेंट प्रेस वॉल्यूम पे मिला रहे हो कोई इफेक्ट नहीं, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, यदि रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाया जा रहा है तो भी कोई इफेक्ट नहीं। देख लो अब बात आती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा गौर से समझिएगा, अब मैं आपको सिखाता हूं कि दिमाग में क्या चीज स्टोर रखनी चाहिए, मुझे भी स्टोर रखनी पड़ती है,
इसका क्वेश्चन आता तो मैं कोई प्रूवमेंट थोड़ी करने बैठता हूं, मैं भी यही चीज स्टोर रखता हूं। अब देखो ये भी मत रखा करो, मैं भी नहीं रखता। अब आपको बताता हूं, सिर्फ इतना रखो। आप क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये पढ़ लो, कांस्टेंट प्रेशर कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, नो इफेक्ट, बवाली खत्म। आप बस उस क्वेश्चन में ये देख लो क्या कांस्टेंट प्रेशर है, नहीं है तो नो इफेक्ट। इतना याद रखो, इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, ये दिमाग में स्टोर करो। इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, इसका मतलब बाकी सब पे नहीं पड़ता है। इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है। अब पड़ता है तो कैसे पड़ता है, तो जरा देखो दो केस। पहला, भाई डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 पे तो पड़ता ही नहीं है ना, तो इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है। कब? जब डेल्टा एनजी डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे तो कुछ नहीं होता है। अब कैसे पड़ता है? यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, और बढ़ने का मतलब फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे आएगा ये भी अभी बता दूंगा आपको, हाँ। और डेल्टा एनजी यदि निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब कम, कम का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। बस यार, इसका मतलब ये इतनी देर से जो मैं कर रहा था, इसमें से आपको सिर्फ इतना याद रखना है। होता कैसे ये मैं समझा रहा था, मगर आगे तुमसे कोई ये नहीं पूछ रहा है होता कैसे है। पेपर में ये नहीं आ रहा है होता कैसे है, पेपर में ये आ रहा है यदि मैं ये करूंगा तो क्या होगा। बताओ कि मैं इस रिएक्शन में इनर्ट गैस मिलाऊंगा तो क्या होगा। डेल्टा एनजी 0 है तो नो इफेक्ट। इस रिएक्शन में इनर्ट गैस मिला रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट। इस रिएक्शन में इनर्ट गैस मिला रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने डेल्टा एनजी चेक किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड जाएगी, और निगेटिव, निगेटिव मतलब बैकवर्ड, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हमसे ये पूछा जाएगा, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस तरह का तो कुछ आना ही नहीं है। तो ये तो समझाने के लिए बताया है। मान लो आप भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए ये दिमाग में रखने हैं, ये वाले, कि इनर्ट गैस का इफेक्ट किस तरह से डील होगा। अच्छा, ये बात तो हम समझ गए, और इसको समझना हो तो यहां समझ लो। हाँ, वही समझा रहा हूं, है ना। अब देखो डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, मतलब ये दो बातें लिखी कैसे, अब ये समझा देता हूं। जब इतना समझा दिया तो ये भी, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो टोटल मोल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चेक करो, तो जब आपने इनर्ट गैस मिलाई तो मोल बढ़ गए, मोल बढ़ गए तो केपी कम हो गया, और केपी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इतने दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होगा, तो यार केपी थोड़ी चेंज हो सकता है। तो जब आपके मोल बढ़ गए तो केपी कम हो गया, तो केपी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो सकता है। तो अब मैं केपी को बढ़ाने के लिए क्या करूं, ऊपर की वैल्यू बढ़ाओगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। ऊपर क्या है, प्रोडक्ट, इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड लाओगे, तभी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं चेंज नहीं हो सकता है। भाई जैसे ही तुमने इनर्ट गैस मिलाई, मोल बढ़ गए, मोल बढ़ गए तो केपी कम हो गया, और केपी कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा तुरंत, कि यार इसको तुरंत बढ़ाओ, ये तो कांस्टेंट है। तो तुरंत बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, यही लिखा है। अब डेल्टा एनजी निगेटिव है, तो जब डेल्टा एनजी निगेटिव है तो इसके पावर क्या आई, निगेटिव, इसको ऊपर ले गए, क्या हो गई, पॉजिटिव पावर। तो डेल्टा एनजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल मिलाया तो टोटल मोल बढ़ गए, तो केपी बढ़ गया, और केपी कांस्टेंट है, वो बढ़ घट सकता ही नहीं है। तो जैसे ही बढ़ा तो रिएक्शन ने कहा अरे ये तो बवाल हो गया, ये तो कांस्टेंट होता है यार। तो रिएक्शन ने कहा इसकी वैल्यू कम करो, रिएक्शन ने इसकी वैल्यू कम करने के लिए किधर चली गई, बैकवर्ड। क्यों, केपी की वैल्यू कम करना है तो रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये देखो लिखा है ना। अब पेपर में आता है तो तुम क्या इतनी बड़ी इक्वेशन याद करोगे, क्या इतना बड़ा प्रूवमेंट करोगे, तो इतनी बड़ी इक्वेशन याद करने के बाद भी तुम्हें रिलेशन लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा इस पर फोकस रखें कि एट कांस्टेंट प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा। यदि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, डेल्टा एनजी निगेटिव है, निगेटिव का मतलब कम होना। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ेगा। यदि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, यदि डेल्टा एनजी निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब कम होना।
ठीक है, ये सब कहा कैसे जा रहा है वो मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिया है। अब जरा देखिए लास्ट एंड फाइनल इफेक्ट ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप, अब ये क्या है जरा देखो, ये एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम है। एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम का मतलब डायमंड का ग्रेफाइट, रेड फास्फोरस, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इस तरह का। तो यदि कहीं एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम हो मतलब एक फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एलिमेंट इक्विलिब्रियम विद अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम हुई। इसके कुछ एग्जांपल देता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जैसे ग्रेफाइट का इक्विलिब्रियम है डायमंड के साथ, ठीक है। सल्फर रोम्बिक का इक्विलिब्रियम है सल्फर मोनोक्लिनिक के साथ, एसेट्रा। ऐसे ये क्या है, एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम है। अब इसमें क्या होता है जरा देखो, गौर सुनिएगा। देखिए जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, इसमें इफेक्ट आप प्रेशर पूछते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू हाई डेंसिटी साइड व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम का मतलब समझ ही गए होगे, प्रेशर ऑफ सिस्टम लिख लो या कंटेनर लिख लो, है ना, इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम ज्यादा डेंसिटी वाली साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। आइस वाटर और आइस सॉलिड, इस तरह की इक्विलिब्रियम भी होगी। तो जब भी कहीं ऐसी इक्विलिब्रियम दी है तो आपको बस देखना है, उसने प्रेशर बढ़ाया तो हाई डेंसिटी की साइड में शिफ्ट कर दो और वो देगा डेंसिटी, क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट की तो चलो हम डेंसिटी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक में पढ़ा है। अब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक की कौन जानता है यार, इसको कौन पढ़ा है। डायमंड ग्रेफाइट में तो तुमने पढ़ा है कि हाँ यार डायमंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट जो है बेंजीन का आइसोमरिज्म फॉर्म है ना, पॉलीमर फॉर्म है कि बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी रहती हैं और फिर वो लेयर बन गई और लेयर के ऊपर लेयर रखी जाती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है, डायमंड हाईली डेंस होता है। तो इसके बारे में पढ़ा है, मगर फिर भी वो डेंसिटी देगा, मगर फिर भी ना दे तब भी तुम निकाल पाओगे। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या, हम ही नहीं निकाल पाएंगे। हमें क्या पता है यार मोनोक्लिनिक और रोम्बिक में डेंस कौन है ज्यादा। तो जहां तक आपको पता होगा वहां नहीं देगा, जैसे आइस और वाटर लिक्विड के इक्विलिब्रियम में नहीं देगा। क्यों, तुमने हजारों बार पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है। हम लोगों ने लिक्विड स्टेट वाले चैप्टर में वेपर प्रेशर के आसपास पढ़ाई है और मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है, 2 बार पढ़ाया है। तो वहां पर आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हाई डेंसिटी की साइड में शिफ्ट होगा, कि हाँ यार इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, उसको हमें देख के चलना है। अब हम लोग करते हैं, ये क्या आ गया, चलो हाँ छाप लो, चलो 1 मिनट रुक जाते हैं। अब जरा देखो जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके हम उन सबको निपटा लेते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या है, किस तरह से होंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से करें। हाँ आइनिक चालू करेंगे। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों के थोड़े से तोते उड़े रहते हैं, तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इस पे, आयनिक पे, ठीक है। क्योंकि और आयनिक पे जो छोटी छोटी बातें बोलूं उनको दिमाग में
फिट करना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में था वैसे ही आयनिक में है। क्योंकि आयनिक में जो तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुम फार्मूला फोकस्ड हो, वो फार्मूले पर बेस्ड चैप्टर ही नहीं है, ध्यान रखना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा है कि फार्मूले पर बेस्ड चैप्टर नहीं है, फार्मूला तो कभी लग ही नहीं रहा अच्छे से, उसी तरह आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी फार्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, वो आंखों का धोखा है कि हम लोगों को लग रहा है यार फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। चलो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, क्या कह रहा है जरा सुनते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कैटलिस्ट मेक ए रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक। ऐसा तो कुछ कैटलिस्ट करता नहीं है, कैटलिस्ट तो हीट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट ही नहीं करता है। हाँ तो ये तो फर्जीपना है। फॉर द रिएक्शन केपी इज दिस, ये तो सही बोल रहा है भाई, तो ये तो सही है। अब टू सही है, अब जैसे पेपर कर रहे हैं तो अलग बात है, यहां पे अलग बात, टू सही है तो इसका मतलब भाई और भाई निपट गए, बस एक ही गलत हुआ है ना, हाँ बस एक गलत है, मतलब सी नहीं हो सकता। अब एक कैटलिस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, गलत है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया, वन पहले से ही गलत था। तो फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम, अच्छा वो लिखा भी गलत है, वो आधा है, आगे का कहां बच गया, इधर देखो कुछ दिख रहा है आप लोगों को, फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम, नहीं यार वो मुझे लग रहा शिफ्टिंग में ना कट गया है, हाँ चलो मैं आत्मा बनाता हूं, थोड़ा सा सेट करता हूं। फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्टेटमेंट पूरा कर देता हूं, तो अब क्या है, ट्रू है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होगा क्योंकि सब के सब गैस है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, आपके स्कूल का क्वेश्चन है, मतलब आपके पेपर का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन में छाप देता हूं, ये सब गैस है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव हो गई, इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई फोर विल बी फेवर्ड, मतलब वो कह रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की कंडीशन बताओ। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कब ज्यादा बनाना है, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई करने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड जाती है, तो एंडोथर्मिक बैकवर्ड है, हमें रखना है फॉरवर्ड, तो इसका मतलब टेम्परेचर लो होगा, तो टेम्परेचर लो तो ये कट गया, ये कट गया। अच्छा अब प्रेशर की बात आती है, प्रेशर हाई करें तो हमें लेस नंबर ऑफ मोल की ओर जाना होगा, प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाते हैं, जहां पे मोल कम होते हैं, इधर मोल 2 है इधर 5 है, तो यदि हम प्रेशर हाई करेंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा और हमें फॉरवर्ड जाना है, तो इसका मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए, तो टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। बात समझ पाए कैसे किया, हमने पढ़ाया था कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल की ओर जाती है और लेस नंबर ऑफ मोल इधर है और हमें जाना भी इधर ही है, तो प्रेशर हाई कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा मैंने ये पढ़ाया था कि यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो रखना है, या उल्टा बोल लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक की साइड जाती है, तो यदि तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड चली जाएगी और हमें कंडीशन कहां चाहिए, फॉरवर्ड की, तो हमें इसका टेम्परेचर कम रखना चाहिए क्योंकि बढ़ाने पर इधर जा रही है और जबकि हमें इधर रखना है। अब बात आई कि चलो ठीक है सर और क्वेश्चन बताइए, तो और कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, 500 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, 700 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है।
अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड जा रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाती है, एंडोथर्मिक की साइड में। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। बातें समझ पा रहे हो ना, क्योंकि कल वाले पॉइंट यूज हो रहे हैं, कर पा रहे हो सब लोग। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज, यदि तुम टेम्परेचर दोगे तो यार सॉलिड, देखो सॉलिड जो है ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब वो पूछ क्या रहा है, एडिंग हीट, हीट करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज, सॉलिड का अमाउंट कम होगा, लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो जो हीट देते हो वो उस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। सॉलिड लिक्विड में अपने आप थोड़ी जाएगा, उसको हीट दी तो जो तुमने हीट दी वो उस प्रोसेस में चली गई। नेक्स्ट, which of the following will not change the concentration of ammonia in the equilibrium? अब इनमें से कौन है जो अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोलक्यूल, 4 और 9। तो रिएक्शन इधर जाए या इधर जाए, अमोनिया का कंसंट्रेशन तो चेंज ही हो जाएगा। भाई फॉरवर्ड गई तो कम हो गया, बैकवर्ड गई तो बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, वो कंडीशन ढूंढनी है जिससे अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज ना हो। तो मोल अलग अलग हैं तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर जाएगी उधर जाएगी, हम क्यों चेक करें, हमें उससे मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कंसंट्रेशन ना चेंज हो, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहीं जाए ना, तभी तो नहीं चेंज होगा। अब वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो ये भी गलत है। टेम्परेचर चेंज करोगे, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक होती, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिएक्शन आगे या पीछे तो जाएगी जाएगी, तो ये भी सही नहीं है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है, जहां पे इक्विलिब्रियम आई थी वहीं पे आती है। तो जब इक्विलिब्रियम उसी जगह आ रही है तो कंसंट्रेशन भी उसी जगह पे होगा, उतना ही होगा। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है यार, करो सारे निपटाने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है, एट ए फिक्स टेम्परेचर। अब देखो जैसे ही उसने बात कही एट ए फिक्स टेम्परेचर, हमारी आंखें लाल हो गई। टेम्परेचर फिक्स है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होना है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होना है तो भाई साहब तो गलत ही है, ये भी भाई साहब गलत है, ये भी भाई साहब गलत है। अच्छा, ऊपर वाला नॉट भी लिखा है, तो दो तो निपट गए। अब आगे पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हैवल, हाफ कर दिया, ठीक है। फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अब देखिए हमें ये तो पता चल गया केपी नहीं चेंज होना है, तो इसकी वजह से हमने दो ऑप्शन उड़ा दिए। अब वॉल्यूम चेंज करोगे तो रिएक्शन आगे या पीछे जाएगी जाएगी, क्यों, वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा। भाई यदि आप केसी निकाल रहे हो तो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, दोनों तरफ के मोल अलग अलग है तो वॉल्यूम का टर्म आएगा। तो वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। मान लो आप प्रेशर निकाल रहे हो तो वॉल्यूम चेंज किया है तो प्रेशर भी चेंज होगा। भाई तुमने वॉल्यूम आधा कर दिया तो पिस्टन को नीचे ले आए तो प्रेशर बढ़ गया है, इसका मतलब चेंज होगा, और चेंज होगा तो रिएक्शन इधर जाएगी या उधर जाएगी।
रिएक्शन आगे जाए या पीछे जाए, अल्फा तो चेंज ही हो गया ना, है कि नहीं भाई? अल्फा कब नहीं चेंज होगा? जब रिएक्शन कहीं जाए नहीं। यदि रिएक्शन आगे या पीछे चली गई तो अल्फा चेंज हुआ। आगे जा रही है पीछे जा रही है, अपने क्या लेना देना? अपने को लेना देना अल्फा चेंज हो जाएगा यदि रिएक्शन कहीं भी गई। अब तुम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो यदि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब केपी निकाल रहे हैं, तो प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है तो भी रिएक्शन आगे पीछे जाएगी, क्योंकि मोल इक्वल नहीं है, डेल्टा एनजी जीरो नहीं है, तो रिएक्शन आगे पीछे जाएगी। और यदि मान लो कंसंट्रेशन के टर्म में लेना चाहते हो, तो मोल वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो भी रिएक्शन आगे पीछे जाएगी। क्यों? किसी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा तो रिएक्शन आगे पीछे जाती है। तो इसका मतलब रिएक्शन जाएगी जरूर। जब रिएक्शन आगे या पीछे जाएगी जरूर तो अल्फा चेंज होगा जरूर। तो इसका मतलब अल्फा चेंज होगा मगर केपी चेंज नहीं होगा। तो केपी तो चेंज नहीं होगा मगर अल्फा जरूर चेंज होगा, क्योंकि रिएक्शन आगे या पीछे कहीं जरूर जा रही है। किधर जा रही है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, मगर निकाल के टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। और चाहो तो निकाल दो, है ना? वॉल्यूम आधा हुआ है तो प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाती है? कम मोल की ओर। इधर कम है इधर ज्यादा है तो इधर चली आएगी। जिद कर रहे हो तो एक और ले लो भाई क्वेश्चन, बताओ, पढ़ो। Which of the following information can be obtained on the basis of Lee-Chatterjee principle? ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ली-चटेरियल जो ये तो बताता नहीं है, ये तो एक ही चीज बताता है रिएक्शन किधर जाएगी। एंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शिफ्टिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आप जब किसी की वैल्यू चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, यही तो बताता है। हम इतनी देर से आगे पीछे ही तो कर रहे हैं कि भाई रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। तो तुम लोगों ने कहा ठीक है सर, ये समझ पा रहे हो कैसे हो रहे हैं? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लगता है अब मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। पहले पढ़ लो। Which of the following statement is not true? At equilibrium, the concentration of CO2 gas and water liquid are not equal. भाई बात तो सही कह रहा है भाई, मोल यहां अलग अलग है तो कंसंट्रेशन क्यों इक्वल होगा? है कि नहीं भाई? जब ये एक बनेगा तो ये दो बनेंगे, है ना? तो गलत ढूंढना है कि सही ढूंढना है? तो गलत तो ढूंढ गया। अच्छा नहीं, ये तो सही लिखा है। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, ये भी सही लिखा है। एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज ए शिफ्ट टू द राइट। कौन है जो मार खाना चाह रहा है? एडिशन ऑफ मेथेन और ऑक्सीजन, यार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। राइट का मतलब फॉरवर्ड ही होता है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक भी है भाई, एक मिनट देख लेता हूं, कहीं ना कहीं तो है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर नॉट इक्वल। हाँ, ये 2 पावर गायब है ना? तो इस वजह से भी है। वही सोच रहे हैं भाई, सारे आंसर हमारे सही हैं, बाकी जो स्टेटमेंट लिखे सही लिखे। भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा ही जाएगा। एक्सोथर्मिक है, माइनस साइन लगा रखा है तो एक्सोथर्मिक है ही है। ठीक है, मोल अलग अलग है तो कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे ही होंगे। केपी ऐसे ही लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ मेथेन, कंसंट्रेशन ऑफ O2, बस पावर 2 गायब है। अब ये लो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए सबसे लास्ट में करा रहा हूं, जबकि पीपीटी में सबसे पहले पढ़ा था। मैं लिख दूं क्या गायब है तो? हाँ, अच्छा केपी दिया है क्या? कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, देखो ये गलत होने के 2 रीजन है, एक तो पावर और दूसरी बात केपी दिया है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना चाहिए, ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है ना? तो भी बी है, मगर बी के गलत होने की 2 बातें हैं।
जब आप केपी दे रहे हो तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखोगे, और यहां कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा है। तो एक गलती तो ये भी है ना, क्योंकि केसी में होता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपका क्वेश्चन जो है फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिक्स है। KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीट बाय रिमूविंग OH आयन बाय एडिंग। तो यदि हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड। भाई वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है तो हम बढ़ाएंगे, हमको बढ़ाना है तो रिएक्शन हम फॉरवर्ड ले आएंगे, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब O2 का कंसंट्रेशन निकालना है। अब OH आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसको ऐड कर दें? HCl को। अब ये फिजिकल का कम, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज्यादा है। देखो ये भाई दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये +7 है, ये +6 है, मगर दोनों ही है क्योंकि दोनों ही एसिडिक मीडियम में +2 में जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें किसको रिमूव कराना है? OH आयन को। यदि मैंने HCl डाला तो ये पकड़ लेगा कि आओ बेटा इधर आओ। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकती है, तो हमें इससे रिमूव कराना है। मगर क्या होगा, ये पकड़ के इसका ऑक्सीडेशन कर देगा ऐसे। तो यार HCl हम ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ी डालना है, HCl हम इसके लिए डालना है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि भाई क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा उठा के। यही प्रॉब्लम इस भाई की भी है, ये +4 है, ऑक्सीडाइज होके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है सल्फेट आयन। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ये आपने डी ब्लॉक में कर भी रखी दोनों रिएक्शन, HCl को डाला तो Cl2 में गया है और SO2 को डाला तो सल्फेट आयन में गया है। SO3 गैस जैसे ही पानी में जाती है वो सल्फेट आयन है क्योंकि ऑक्सो एसिड बनाएगी, और SO3 का ऑक्सो एसिड H2SO4। जरा देखो, तो यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा हुआ था, तो हमें ऐसा एसिड डालना है जिसका ऑक्सीडेशन ना होने पाए, नहीं तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खेल देगा। और जबकि हमारा काम क्या है? OH को रिमूव कराना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी कराना है। तो हमें एक ऐसा एसिड सेलेक्ट करना है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही ना हो। तो इसका पॉसिबल था इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसका पॉसिबल था इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं किया, और ये खुद बेस है तो ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकता है। बेस को बेस से कैसे निकालेंगे? अब भाई की बारी आई, कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। कार्बन जब जल जाता है और मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो जाता है तब CO2 बनाता है। आपको ध्यान होगा कंबशन में पढ़ाया था, तो कंबशन में मैंने लिखा है कंबशन इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसका मतलब सबसे लास्ट में क्या बनेगा वो है, तो कार्बन का सबसे लास्ट प्रोडक्ट क्या है? CO2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है +4, अब ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला एसिड इसके रिमूव कराने में काम आएगा। और बनेगा क्या? किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे या बेस में डालोगे वो ऑक्सो एसिड ही बनाता है, मतलब ये कार्बोनेट आयन बनाएगा, ठीक है। जो इसका मेटल होगा वो यहां चिपक जाएगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्सो एसिड कार्बोनिक एसिड होता है, ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। जहां कहीं पर भी ये बनता है इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में, तो हम ये ना लिख के ये लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या यूज करना चाहिए? CO2 यूज करना चाहिए। ये फिजिकल का क्वेश्चन कम है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब इनऑर्गेनिक नहीं आएगी तो पकड़ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। अब कौन सा बच्चा? सब निपटा दिए हम लोगों ने। अब हेडिंग डालो आयनिक इक्विलिब्रियम। कितना रह गया है? अच्छा चलिए, आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है, MPS RPS दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनको करिए। और इसके बाद आयनिक चालू हो रहा है। आयनिक की देखो मैं खास बात बता देता हूं, उसके क्वेश्चन आप ज्यादा करो और ध्यान रखना ये उसी तरह से है जैसे थर्मोडायनेमिक्स।
फार्मूले पे फोकस मत रखना, वो हमेशा सही टाइम पे धोखा मारेगा। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे कि हाँ यार सर क्या बातें कह रहे हैं, किस जगह पे कौन सी बात ध्यान रखनी है, फार्मूले पर करोगे तो दिक्कत आएगी। और ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें दिक्कत आती थी, जब मैं पढ़ता था मुझे भी इसी चैप्टर में दिक्कत आती थी, और यही दिक्कत आती थी कि कुछ क्वेश्चन में कुछ और कुछ क्वेश्चन में कुछ, और जबकि क्वेश्चन डिट्टो सेम है मगर कॉन्सेप्ट डिट्टो अलग है। तो वो मैं बताता जाऊंगा कैसे करते हैं। तो मैं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तुम भी कर पाओगे, गारंटी मेरी है। मगर हाँ भाई कुछ बातें तो याद रखनी पड़ती हैं, है कि नहीं। अब वो नहीं याद रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। कर पाओगे ये मेरी जिम्मेदारी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ खड़े रहोगे सब समझ में आएगा कि हाँ सर ने ऐसा क्यों किया और सर क्या बता रहे हैं। मगर आप बातों को ध्यान रखोगे जो पढ़ाऊंगा। जैसे थर्मोडाइंस में था कि यार वो जो छोटे छोटे पॉइंट है वही कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चन में वही लग रहे थे, कोई फार्मूले थोड़ी लग रहे थे। तो फार्मूले इसमें भी बहुत कम लगेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला लगे, वो कम होगा। उसके आसपास जो मैं दो दो तीन तीन पॉइंट बताऊंगा, हर एक हेडिंग में 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा, उनको ध्यान रखना जरूरी है, वो क्वेश्चन में काम करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, बार बार बताने के पीछे बस एक ही रीजन होता है कि यार फ्यूचर बहुत टफ होता है, जिंदगी बहुत टफ होती है। और मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग परेशान हो, क्योंकि परेशानियां क्या होती हैं ये भी हम लोगों ने देखी हैं, और अच्छाइयां क्या होती हैं ये भी हम लोगों ने देखी है। हाँ क्या, हाँ सीएचडी का, हाँ हाँ मांगा था मैंने। किसी को डाउट आउट हो तो पूछ लो, कल से नया चैप्टर उठाएंगे। अच्छा, मोल है, एटॉमिक है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। तो अब इसमें काइनेटिक्स बचा है, एटॉमिक तो लिख गया है, काइनेटिक्स है, रिडॉक्स है, और कोई है, एक और होगा कोई। अच्छा केमिकल आयनिक 2 है। हम्म, सारा सीएचडी लिखा है ना, ठीक है। इस हाँ मुझे जो है ना मेरे नंबर पे भेजना, तो फिर मैं इसको कंपाइल करा दूंगा। या फिर कोई एक बच्चा है ना जो एक एक को 4 पेज में कर देता है। हाँ तो भाई तुम हैं? नहीं दिखेगा, अच्छा। हाँ हाँ वो हैंड रिटन मेरे वाले तो वही हैं, आप उनको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ इसको अच्छे से स्कैन करके ना भेज देना। हाँ जब स्कैन करके आ जाएगा तो भेज देना। हाँ 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 तो रुपया हम देंगे ना 25 को। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा राइटिंग में भी कैटेगरी होती है। अच्छा ये किस बुक में लिखा है। अच्छा तो लिख लो, वो स्कैन करके ना भेजना मेरे को, ठीक है। हाँ लाओ, कल दे देना। पूछो क्या है, 1 मिनट। हाँ